हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे। 11 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। उसी के आगे से क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी टाइप के हो सकते हैं, आज के लेक्चर में पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 से। तो रीड करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोला जा रहा है the rate of first order reaction is 1.5 multiplied by 10 raised to the power minus 2 mole per liter per minute at 0.5 molar concentration of reactant. The half life of reaction is okay. तो आपको इनिशियली रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे दिया विच इज 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर मिनट इनवर्स। देखो यहां ना एक छोटी सी गलती हम लोग ये करते हैं कि रेट को हम रेट कांस्टेंट मान के लिख देते हैं। हम क्या करते हैं कि बार बार हमने इतने क्वेश्चंस करे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे कि क्वेश्चन को ढंग से रीड ही नहीं कर रहे। अब रेट कांस्टेंट की जगह रेट लिखा है और उसे रेट कांस्टेंट मान के क्वेश्चन कर दिया पूरा। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी। बार बार क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट गिवन होता है, रेट कांस्टेंट के साथ आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप ना एक टाइम पे रेट को भूल ही जाते हो कि रेट भी कुछ था। तो रेट जैसी रेट वर्ड आया आपको लगता है रेट कांस्टेंट और आप रेट कांस्टेंट करके पूरा क्वेश्चन कर देते हो। तो यहां पे ना आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, एक से दो बार क्वेश्चन को रीड करो तब आप देखो कि एक्चुअल वैल्यू गिवन क्या है आपको। तो यहां पे रेट गिवन है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज 0.5 मोलर। मोलर मींस मोल पर लीटर। नाउ टी हाफ आपको निकालना है। टी हाफ निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए टी हाफ का, विच इज 0.693 बाय के। तो हमें एक रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए अगर हम रेट टी हाफ निकालना चाहते हैं। और रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे। कैसे? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ इक्वेशन जो है हमारी क्या होती है? रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर। और ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो 1 होगा। तो यहां से के की वैल्यू निकल जाएगी रेट बाय कंसंट्रेशन ऑफ आर। नाउ रेट क्या है? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर मिनट और आर आपको गिवन है 0.5 मोलर। मोलर से मोल पर लीटर कैंसिल आउट हो गया, 0.5 से 1.5 चला जाएगा 3 पे। तो ये आपका आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 2 मिनट इनवर्स। ओके, नाउ के की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे टी हाफ की इक्वेशन में। सो टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय के विच इज 0.693 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 2। मिनट इनवर्स है, ऊपर जाके मिनट हो जाएगा तो आंसर मिनट में आएगा। कैंसिल आउट करोगे 3 से 1 पे जाएगा, ये 2 3 1। ओके, सो ये आ गया 0.231 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 2 पर जाके प्लस 2 हो जाएगा विच इज 23.1 मिनट्स। सो टी हाफ आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। हमें बस एक बार क्वेश्चन को रीड ढंग से करना है। एक्सप्रेशन हमने बनाई रेट लॉ इक्वेशन की और उससे के की वैल्यू निकाली, के की वैल्यू को टी हाफ में सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर? चलो इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 रीड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स बी the reaction rate at a reactant concentration of 0.01 molar is found to be 2 multiplied by 10 raised to the power minus 5 mole per liter per second. The half life of reaction is। देखो ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवा ही नहीं रहा, रीजन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। रेट आपको दे दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 मोल पर लीटर, उस टाइम पे कंसंट्रेशन दे दी 0.01, टी हाफ पूछा है। अपने आप कर लेना, आंसर 347 सेकेंड्स है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सो रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
A gives B if K is rate constant and initial concentration of reactant A is 0.5 molar, then half life is 1 मार्कर क्वेश्चन है ये, इजी है। A gives B ये दे दिया आपको, ठीक है। आपको बोला रेट कांस्टेंट जो है K, उसकी वैल्यू K ही दे दी कि रेट कांस्टेंट K ही है, ठीक है। और इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे दी रिएक्टेंट की A नॉट 0.5 मोलर। आपसे बोला कि टी हाफ बताओ क्या होगा, तो भाई हमें ये तो पता है ना कि टी हाफ जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं, तो ये दे या ना दे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे। आपको सीधा सीधा लिखना है कि टी हाफ की एक्सप्रेशन आपकी क्या बनी 0.693 और रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको के ही गिवन है, तो बस के वैल्यू रखोगे आंसर। मतलब आपको इनडायरेक्टली एक्सप्रेशन ऑफ टी हाफ पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। और एक कंसेप्ट और यहां पे लग गया, एक क्लैरिटी और मिल गई आपको कि टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कोई भी रिलेशन नहीं होता फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां 0.5 दे, 0.2 दे, 0.3 दे, कुछ भी वैल्यू दे, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। जस्ट टी हाफ की इक्वेशन बनाइए, के की वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14 का आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सो क्वेश्चन नंबर 15 आ गया प्रेशर वाला क्वेश्चन। देखो हम ऑलरेडी जब हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करी थी, ठीक है, जब हमने उसकी डेरिवेशन करी थी तो उसमें हमने प्रेशर के टर्म्स में भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। तो वही उसी टाइप के क्वेश्चन हम आज दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं, बट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा और पूछी है, ठीक है। पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, टाइप आपको समझ में आ गई है कि प्रेशर वाली टाइप है, यानी कि K इज इक्वल्स टू 2.303 T log P इनिशियल बाय P, ये वाला जिसमें फॉर्मूला लगता है, ठीक है, वो वाली टाइप है ये। तो क्वेश्चन रीड करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैसे हमें करना है। क्वेश्चन इज द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। SO2Cl2 का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये सारी बातें हमें बता दी, और डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोज होकर SO2 और Cl2 बनाता है, ये भी हमें रिएक्शन भी दे दी। नेक्स्ट हमें एक्सपेरिमेंट दिया कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने करवाया जब टाइम 0 था, टोटल प्रेशर 0.5, सेकंड एक्सपेरिमेंट टाइम 100 सेकंड, प्रेशर 0.6। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 ATM। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत सारी चीजें समझा देगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। कब निकालना है? जब टोटल प्रेशर की वैल्यू 0.65 ATM है, ठीक है। तो रेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है और उस टाइम पर कंसंट्रेशन या प्रेशर, देखें प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट कितना है, ठीक है, उस टाइम पर प्रेशर कितना है किसका, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट उस टाइम पे कितना प्रेशर लगा रहा है मल्टीप्लाई बाय रेट कांस्टेंट। या देखो ये जो फॉर्मूला हमने कैसे लिखा है, जहां पे कंसंट्रेशन लिखते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, जहां पे कंसंट्रेशन लिखी जाती है, कंसंट्रेशन की जगह गैसेस फेस में वहां पे प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। जस्ट इतना सा डिफरेंस है, K मल्टीप्लाई बाय प्रेशर। तो आपको रेट निकालने के लिए K निकालना पड़ेगा, और K निकालने के लिए आपका वही मेथड यूज होगा जो प्रेशर वाला हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एम रहेगा कि K निकालना है, फिर एम रहेगा कि प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट निकालना है 0.65 ATM, ठीक है। तो देखिए आपको रिएक्शन गिवन है SO2Cl2 डिकम्पोज होके SO2 और Cl2 में कन्वर्ट हुआ, ओके। टाइम t जब 0 है, 0 का मतलब कि अभी रिएक्शन की शुरुआत हुई ही नहीं है, तो टोटल प्रेशर का मतलब क्या होता है, इसका प्लस इसका प्रेशर, इन तीनों प्रेशर का जो सम है टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, वो गिवन है 0.5 ATM, ठीक है। 0.5 ATM की वैल्यू आपको गिवन है। सो 0.5 सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट ही कंट्रीब्यूट करेगा,
हमने ऐसा क्यों लिखा कि इन तीनों का सम 0.5 था, लेकिन वो सारी की सारी वैल्यू रिएक्टेंट को ही दे दी, प्रोडक्ट में 0 0 लिखा। क्यों लिखा हमने 0 0? बिकॉज जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है, रिएक्शन की शुरुआत नहीं हुई, तो सिर्फ रिएक्टेंट ही प्रेजेंट होगा और जो प्रेशर क्रिएट होगा वो सिर्फ और सिर्फ SO2 Cl2 के मॉलिक्यूल्स की वजह से होगा। SO2 और Cl2 अभी बने ही नहीं है, तो प्रेशर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 जो टोटल प्रेशर होता है वही इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट होता है, यानी कि यही PI की वैल्यू है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो PI तो आपको मिल गया विच इज 0.5 atm। नाउ अब निकालना है P मतलब क्या होता है? फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ताकि आप इस इक्वेशन में वैल्यू डालो और K निकाल लो। ठीक है, तो टाइम t इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स पर क्या होगा? 100 सेकेंड्स पर 0.5 में से P प्रेशर, स्टोइचियोमेट्री लगानी है इसकी। जब इसका एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज होगा तो SO2 का एक बना और Cl2 का एक बना, यानी कि इसमें से अगर मैं P माइनस करता हूं, ध्यान से देखना, चीज बड़े ध्यान से सुनो, इसका एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज हुआ, इसका एक बना और इसका एक बन गया, इसका P डिकम्पोज हुआ तो ये भी P बनेगा और ये भी P बनेगा, यानी स्टोइचियोमेट्री देखनी है। अगर यहां पर 1:2:3 होता तो इसमें से P निकालते, ये 2 है तो इसमें 2P ऐड करते और इसमें 3P ऐड करते। रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है, माइनस होगा, प्रोडक्ट बन रहा है, प्लस होगा। ठीक है, तो इस टाइम पर 0.5 माइनस B, P और P, इन तीनों का टोटल प्रेशर की वैल्यू आपको क्या गिवन है? आपको टोटल प्रेशर की वैल्यू गिवन है 0.6 एट 100 सेकेंड्स, जो कि होगी 0.5 माइनस P प्लस P प्लस P। क्या करा हमने? इसको और इसको ऐड कर दिया। ठीक है, विच इज 0.5 प्लस P। तो यहां से P की वैल्यू आ गई विच इज 0.6 इक्वल्स टू 0.5 माइनस प्लस P था, तो P की वैल्यू आ गई 0.1 atm। नाउ फाइनल प्रेशर क्या था? फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट 0.5 माइनस P, तो यहां से P की वैल्यू भी आ गई, P की वैल्यू। ठीक है, फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट 0.5 माइनस P, 0.5 माइनस स्मॉल p, कितनी वैल्यू है? 0.1, तो यहां पर आ गया 0.4 atm। ठीक है, अब आपके पास इस इक्वेशन में पुट करने के लिए सारी वैल्यूज हैं, इनिशियल प्रेशर भी, फाइनल प्रेशर भी, टाइम 100 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, सो K की वैल्यू हम निकाल लेंगे। K इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय 100 log इनिशियल प्रेशर इज 0.5, फाइनल प्रेशर इज 0.4। ठीक है, कट करोगे ये आएगा 1.25, तो 2.303 डिवाइडेड बाय 100 log 1.25। आपको सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होगी, log 1.25 की मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पे आपके पास आंसर आएगा K की वैल्यू 2.23 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट कर लेना अपने आप। ठीक है, मेथड समझ में आना चाहिए हमें। सो ये आ गई K की वैल्यू। अब K की वैल्यू आपने निकाल ली, यानी कि रेट के निकालने के लिए आपके पास एक चीज है। ठीक है, दूसरी चीज अभी भी निकालनी पड़ेगी। अब ये दूसरी चीज कैसे निकलेगी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कैसे निकालोगे आप। तो दोबारा से हम यही इक्वेशन लिखते हैं, दोबारा से SO2Cl2, और ध्यान से देखना इस टाइम SO2Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2। टाइम t इक्वल्स टू 0 पर वही कहानी लिख देते हैं दोबारा से 0.500। अब आपको बोला है जब टोटल प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर 0.65 है, तब बताओ रेट क्या होगा। तो टोटल प्रेशर जब 0.65 है तो रिएक्टेंट का प्रेशर क्या होगा? बिकॉज इस इक्वेशन में हमें रिएक्टेंट के प्रेशर की वैल्यू डालनी है, तो हम लिख देते हैं टाइम एट एनी टाइम t, क्योंकि हमें टाइम ये नहीं पता कि 0.65 atm किस टाइम पर टोटल प्रेशर है, तो हमने लिख दिया टाइम t इक्वल्स टू t, एनी टाइम, कुछ भी हो सकता है। इस टाइम पर 0.5 में से P माइनस करूंगा मैं, वही सेम इक्वेशन बिल्कुल, ये P बनेगा और ये P बनेगा।
बट इस टाइम जो टोटल प्रेशर है वो है 0.65। 0.6 की जगह क्या है 0.65, और 0.65 है तो 0.5 माइनस पी प्लस पी प्लस पी, पी से पी कैंसिल आउट, और पी की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल पी की 0.15 atm। 0.15 atm पी की वैल्यू आई, यानी कि फाइनल प्रेशर, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट होगा 0.5 माइनस 0.15 atm विच इज 0.35 atm। सो फाइनली अब आपके पास अपनी इक्वेशन में पुट करने के लिए दोनों वैल्यूज हैं, इक्वेशन में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं फाइनल आंसर, रेट इज इक्वल्स टू के की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 2.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट विच इज 0.35 atm में है और प्रेशर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम फाइनली तो आपके पास आंसर आएगा 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -4 यूनिट होगी atm सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसमें आपको प्रेशर वाला जो कंसेप्ट है कि प्रेशर से हम जो फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है वो कैसे निकालते हैं वो दो बार क्लियर हो जाता है, एक बार यहां पे और एक बार दोबारा जब प्रेशर 0.65 गिवन होता है। ओके, सो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का प्रेशर के टर्म्स में ना हमें ये वाला क्वेश्चन सबसे मुश्किल लगता है, सबसे लास्ट क्वेश्चन भी है प्रेशर वाला ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और हो गया, आपको प्रेशर वाला कंसेप्ट और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले भी हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, एक क्वेश्चन ये हो गया जिसमें आपको आगे भी और चीज पूछी जा रही है। तो अगर अब भी इसमें कोई डाउट हो तो आप एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल देना, एक वीडियो पूरी पूरी सिर्फ प्रेशर वाले क्वेश्चन पे निकाल देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 15th क्वेश्चन तक हम लोग कल कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, रीड करते हैं। Sucrose decomposes in an acid solution into glucose and fructose according to first order rate law with T half is equals to 3 hours. What fraction of sample of sucrose remains after 8 hours? आपको बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 16 आपको बोला गया कि सुक्रोस है, सुक्रोस होता है C12H22O11, डिकम्पोज होता है ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस में। ग्लूकोस और फ्रक्टोस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। दोनों सेम बनाए हैं हमने, बट एक ग्लूकोस है और एक फ्रक्टोस है। ठीक है, ये सुक्रोस होता है। जरूरी नहीं है कि अभी आपको ये फॉर्मूला आते हो इनके, बट आप 12th में बायोमॉलिक्यूल्स अगर पढ़ लेते हो तो बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने के बाद आपको ये चीज याद आनी चाहिए। ठीक है, और इन जनरल भी आपको सुक्रोस, फ्रक्टोस और ग्लूकोस के फॉर्मूले तो पता ही होने चाहिए। ठीक है, नहीं भी आते तो भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, ये मतलब है कहने का। ठीक है, तो देखिए टी हाफ की वैल्यू आपको गिवन है 3 आवर्स, टी हाफ 3 आवर है, फर्स्ट ऑर्डर आपको दे दिया। What fraction of sample of sucrose remain after 8 hours? आपको बोला कितना फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोस बचा होगा। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि इनिशियली आपके पास सपोज करो सुक्रोस की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो R0 है। ठीक है, ये हो गया टोटल। जब भी फ्रैक्शन निकालते हैं ना तो फ्रैक्शन मतलब होता है कितना आपके पास रिएक्टेंट बचा डिवाइडेड बाय टोटल कितना था। तो फ्रैक्शन ऑफ सैंपल आ जाता है आपके पास कि आपके पास टोटल वैल्यू इतनी थी, सपोज करो कि आपके पास 10 मैंगोज थे। ठीक है, आपने बोला आपके पास सिर्फ 2 बचे, तो कितना फ्रैक्शन ऑफ मैंगोज, कितने फ्रैक्शन ऑफ मैंगोज बचे? इनिशियली इतने थे, इतने बचे, तो फ्रैक्शन आप निकालोगे 2/10 फ्रैक्शन ऑफ मैंगोज, जो टोटल के 1/5 मैंगो मेरे पास बचे हैं। टोटल 10 थे, उसका 1/5 मेरे पास अब बच गया। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, कितना आपके पास रिमेनिंग है डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। यानी कि आपको अगर फ्रैक्शन ऑफ सैंपल पूछा है, यानी कि
फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट कितनी बची है डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बस यही चीज इसमें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता चल गया कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सिंपल से एक्सप्रेशन लगाते हैं और क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ये चीज क्वेश्चन में पूछी आर बाय आर नॉट। नाउ आर बाय आर नॉट निकालने के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगानी पड़ेगी और उसके लिए के निकालना पड़ता है। और के निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, टी हाफ, के इज इक्वल्स टू 0.693 बाय 3, ये आपके पास आ गया 0.231 आर इनवर्स, के की वैल्यू आ गई। अब आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, t इज इक्वल्स टू 2.303 log बाय के log r नॉट बाय r, और टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है 8 आवर्स। टाइम गिवन है क्वेश्चन में 8 आवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, तो यहां पर 8 आवर्स हमने वैल्यू डाली, 2.303 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू 0.231 log r नॉट बाय r। ठीक है, log r नॉट बाय r। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन को रीअरेंज करते हैं इन फॉर्म ऑफ r बाय r नॉट। इसको इधर ले जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 0.231 डिवाइडेड बाय 2.303 इज इक्वल्स टू log r नॉट बाय r। नाउ अब देखो आपको ना क्या करना है, आपको r नॉट बाय r यहां पर गिवन है, मतलब एक्चुअली में r नॉट बाय r की फॉर्म में इक्वेशन है, बट जब आप इसको निकालना है, आपको जो सॉल्व करना है, सॉल्व आपको करना है किस फॉर्म में, r बाय r नॉट में। तो पहले तो हम ले लेते हैं एंटीलॉग। एंटीलॉग लेंगे, टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड। एंटीलॉग लेने से क्या होगा, लॉग जो है इस साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बोथ साइड। सो एंटीलॉग ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 0.231 डिवाइडेड बाय 2.303 इज इक्वल्स टू r नॉट बाय r। ठीक है, अब आपको फ्रैक्शन करना है। फ्रैक्शन करने के लिए आप क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर फ्रैक्शन करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 231, 8 24 16 18, तो ये आ गया 1.8। इसको अप्रोक्सीमेट करके 5 ले लेते हैं, नीचे अप्रोक्सीमेट करके 2.3 ले लेते हैं, तो एंटीलॉग में ये वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, और ये r नॉट बाय r। नाउ एंटीलॉग की वैल्यू आप एंटीलॉग टेबल से देखोगे, जैसे लॉग की वैल्यू लॉग टेबल से देखते हो आप, और फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके r बाय r नॉट की टर्म्स में निकालोगे। सॉल्व कर लेना एंटीलॉग टेबल से, एंटीलॉग की वैल्यू देखेंगे। जनरली क्वेश्चंस में आपको वैल्यू गिवन होती है, और r बाय r नॉट की वैल्यू जो आप निकालोगे तो फाइनली हमारे पास आएगी 0.158, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ध्यान देना, r नॉट बाय r नहीं निकालना, r बाय r नॉट निकालना है। वैल्यू सॉल्व करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन उल्टा कर देंगे जस्ट। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी 1 बाय कर देंगे, ताकि ये भी आपकी वैल्यू इनवर्स हो जाए। ठीक है, तो फाइनल आंसर आएगा 0.158। आपको क्वेश्चन में ना सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि आपको पता ही नहीं लगता क्वेश्चन में पूछा गया जा रहा है, बट फ्रैक्शन जो ऑफ सैंपल लेफ्ट, वो चीज आप समझ ही नहीं पाते कि क्या पूछा जा रहा है। तो हमें बहुत इजी कंसेप्ट लगाते हुए समझना है, r बाय r नॉट है ये। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे बोला जा रहा है, अ रिएक्टेंट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 10 मिनट्स। एक रिएक्टेंट है जिसकी हाफ लाइफ 10 मिनट्स है, टी हाफ दे दिया 10 मिनट्स। ठीक है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट में रेट कांस्टेंट पूछ लिया, अपने आप कर लेना, बहुत इजी है। 0.693 बाय टी हाफ होता है, इसकी वैल्यू निकालने को बोली जा रही है, हो जाएगा बहुत आसानी से। सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट एन आवर ऑफ रिएक्शन हैज अकर्ड। बोला जा रहा है 1 घंटे बाद, अगर मैं टाइम आपको 1 घंटे दे दूं तो कितना फ्रैक्शन बचेगा। अगेन सेम क्वेश्चन, आर बाय आर नॉट दोबारा से पूछ लिया, तो ये वाला क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो। दोनों चीजें जो इसमें पूछी जा रही हैं हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आर बाय आर नॉट हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 अपने आप कर लेना। आंसर जो आएगा इस वाले का 1/64 आएगा और इसका आंसर आ रहा है 0.0693। ये तो दिख ही रहा है, 10 से डिवाइड करना है जस्ट, ठीक है, मिनट इनवर्स। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का और इजी सा क्वेश्चन है जस्ट, चलो वैसे ही कर लेते हैं। रीड करोगे, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ किसके इंडिपेंडेंट होती है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कई बार पढ़ चुके हैं हम ये चीज, ठीक है, कि हाफ लाइफ अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करी जा रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो हाफ लाइफ जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए नॉट बोलो या आर नॉट बोलो, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, करेक्ट आंसर होगा ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी भी रीड कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बिल्कुल गलत है, डिपेंड ही नहीं करता, तो क्यूब रूट तो क्या ही होगा। फर्स्ट पावर ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन, फोर्थ इज स्क्वायर रूट ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन, किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं, बिकॉज टी हाफ की सिंपल सी एक्सप्रेशन है 0.693/K, यानी कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो किसी भी कोई भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के, बस इतना हमें पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट है। क्लियर? चलिए देखो 18 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। 18 क्वेश्चन में हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं कि आपके जो भी फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस बनते हैं आपने सारे टाइप से क्वेश्चंस यहां पर पढ़ लिए हैं। अब इसके अलावा जो भी क्वेश्चन और फर्स्ट ऑर्डर के बनते हैं, मतलब इसी टाइप के, वो इसी असाइनमेंट में आगे कंटिन्यूशन में आपको डाल के दे दूंगा, जो कि आपको खुद करने होंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना खुद से, ताकि फर्स्ट ऑर्डर आपका एक अच्छे से तैयार हो जाए, कि इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना। और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रह गया हो कि ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया, कि इसको थोड़ा सा और समझा दो, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा एक बार और मेरे को समझा दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी उसमें हम वो वाला क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही।